हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। तो हम लोग आपका थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने कुछ बेसिक्स और कुछ थर्मोडायनेमिक के बारे में कुछ पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में और मेनली लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ और बाद में पढ़ेंगे क्या, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो उससे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए। क्या जानना है हमें कि मेरा जो वेरिएबल है, मेरा जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं वो दो टाइप का जनरली होते हैं। एक होते हैं एक्सटेंसिव और एक होते हैं इंटेंसिव। मतलब दो टाइप का वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंटेंसिव और दूसरा होता है एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स जो होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो लोग डिपेंड्स ऑन मास के ऊपर डिपेंड करते हैं और हम बोल सकते हैं कि साइज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। और इंटेंसिव वेरिएबल जो है वो मास और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि एक डिपेंड करेगा मास के ऊपर, दूसरा मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? मेरा वॉल्यूम, जो एंथैल्पी है वो, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, ये सब क्या करेंगे? एंट्रोपी और क्या बोल सकते हैं आप? फ्री एनर्जी भी बोल सकते हो। और साइज के ऊपर कौन डिपेंड करेगा? लेंथ डिपेंड करेगा। ये सब क्या होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में जाएंगे। पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या क्या जाएंगे? देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में मेरा टेम्परेचर जाएगा, प्रेशर जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। समझ पा रहे हो? उसके बाद अगर हीट कैपेसिटी है, अगर मेरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो वो भी जाएगा। मतलब डिफरेंस देखिए, हीट कैपेसिटी है मतलब वो एक्सटेंसिव हो रहा है, पर अगर वो स्पेसिफिक हो जा रहा है तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जा रहा है। देन मेरा डेंसिटी, विस्कोसिटी, डाइपोल मोमेंट एटसेट्रा, ये सब जाएगा किसमें? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और एक देखिए, अगर वॉल्यूम होगा तो वो होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पर अगर मैं मोलर वॉल्यूम लिख दूं तो मेरा मोलर वॉल्यूम जाएगा किसमें? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आया? तो ये आप थोड़ा लिख लीजिए कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव हो सकता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे किसके ऊपर? थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस रहता है, उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। इन सब के बारे में और अच्छे से डिस्कस होगा बाद में, अभी सिर्फ बेसिक जानना है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। किसका टेम्परेचर? सिस्टम का टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं क्या? dt इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड में हम आएंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? इसमें नो हीट exchanged between
सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो मेरा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट चेंज नहीं होता, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा हीट जो है वो कांस्टेंट होगा। तो मैं dq को क्या बोल सकता हूं, जीरो होगा, जीरो होगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड में आएगा हमारा आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या रहता है, मेरा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ चेंज इन प्रेशर डीपी इक्वल टू जीरो। तो आइसोबारिक में क्या रहता है, प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद आएंगे हम आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सिस्टम का वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो dV इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर में आएगा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, और हम सिस्टम भी उसको बोल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप सिस्टम लिखो या बॉडी लिखो। तो हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम और बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। तो हीट कैपेसिटी दो टाइप का होता है, एक होता है Cp जो कांस्टेंट प्रेशर में रहता है, और एक होता है क्या, Cv। तो ये भी तो कांस्टेंट हो गया, और Cv वो भी कांस्टेंट हो गया। Cp क्या होता है, Cv क्या होता है, उसके बारे में हम जब हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे तब अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ dCp इक्वल टू जीरो, dCv इक्वल टू क्या हो, जीरो। मतलब चेंज इन हीट कैपेसिटी इक्वल टू जीरो। ठीक है। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में आएगा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या रहता है, आप एक चीज जानिए कि मेरा जो सिस्टम है वो डिफरेंट स्टेट देके एक प्रोसेस जब होता है तो उसका कुछ स्टेट रहता है, मतलब वो कुछ स्टेट देके पास करता है। क्योंकि हम इसीलिए तो बोलते हैं ना इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, मतलब कुछ स्टेट देके वो पास करता है। तो जितने भी स्टेट होंगे सब इक्विलिब्रियम में होंगे, जितने भी स्टेट होंगे सब इक्विलिब्रियम में होंगे। तो बोल सकते हैं द प्रोसेस in which deviation from thermodynamic equilibrium is infinitesimal। मतलब क्या, बहुत ही कम होता है, उसको बोलते हैं क्या, डेविएशन इनफिनिटेसिमल। एंड all states through which system passes are in equilibrium।
आर इज इक्विलिब्रियम। तो जितने भी स्टेट पास कर रहे हैं सब इक्विलिब्रियम में रहेंगे, मतलब जितने भी स्टेट रहेंगे सबको हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस which brings back the system to initial state। मतलब एक प्रोसेस है जो साइक्लिक है, मतलब क्या है, उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही है, मतलब जहां से वो शुरू हुआ था वहां से ही वो आके खत्म हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या? साइक्लिक प्रोसेस। इनिशियल स्टेट आफ्टर ए सीरीज ऑफ चेंजेस। ठीक है, और साइक्लिक प्रोसेस के लिए ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे करके लिखते हैं क्या? चेंज इन फ्री एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी सब क्या होता है? जीरो होता है। चेंज इन फ्री एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी जीरो होता है, क्योंकि इनिशियल स्टेट जो रहता है फाइनल स्टेट भी वही रहता है। तो क्या होता है फ्री एनर्जी और क्या होता है, सॉरी क्या होता है इंटरनल एनर्जी? ये होता है इंटरनल एनर्जी, मतलब डी मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उसके बाद डी जी लिखेंगे तो चेंज इन फ्री एनर्जी। तो चेंज इन फ्री एनर्जी भी जीरो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगा, चेंज इन एंथैल्पी भी जीरो होगा। मतलब जितने भी हमारा स्टेट फंक्शंस हैं सबका साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा? वो सबका वैल्यू चेंज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर में आएगा मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या है? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो यहां पे क्या होगा? हियर ऑल चेंजेस occurring can be reversed, can be reversed। मतलब आपको फॉरवर्ड में अगर प्रोसेस जा रहा है, कुछ आप कंडीशन चेंज कर दोगे तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ जाएगा, मतलब अपोजिट चेंज भी हो जाएगा। और एग्जैक्टली रिवर्स्ड होता है, मतलब एग्जैक्टली ही आपको अपोजिट चेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस है मतलब आगे भी हो रहा है, अगर पीछे हम चेंज कर दें तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा है। तो इसके लिए क्या होता है? इन्फिनिट टाइम चाहिए होता है। इट रिक्वायर्स इन्फिनिट टाइम, इट रिक्वायर्स इन्फिनिट टाइम। एंड जो चेंज होता है, चेंज इज स्लो। मतलब प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें इन्फिनिट टाइम चाहिए, एंड जो चेंज होता है वो बहुत स्लो होता है। समझ में आया? देन ड्राइविंग फोर्स फॉर चेंज
द ड्राइविंग फोर्स फॉर चेंज इज restricted by a restraining force infinitesimally smaller than ड्राइविंग फोर्स। मतलब पकड़ लीजिए कुछ चेंज हो रहा है, तो चेंज के लिए कुछ ड्राइविंग फोर्स है, मतलब कुछ फोर्स है जो चेंज कर रहा है। पकड़ लीजिए ऐसा हमने एक सिस्टम लिया है, उसमें एक पिस्टन लगा है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक फोर्स दे रहे हैं, ये अगर एक्सपांड होना है मतलब ऊपर जाएगा पिस्टन तो एक्सपेंशन होगा, तो यहाँ से हम एक फोर्स दे रहे हैं और ऊपर से हम एक अपोजिंग फोर्स भी दे रहे हैं, तो इन दोनों फोर्स में अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो, इन दोनों फोर्स में अगर डिफरेंस बहुत कम हो, जिसको हम इन्फिनिटेसिमली चेंज बोलते हैं, मतलब बहुत कम डिफरेंस हो, तो क्या कर सकते हैं, जब ये फोर्स थोड़ा सा भी ज्यादा होगा ये ऊपर जाएगा, मतलब फॉरवर्ड प्रोसेस होगा। पर अगर हम रिस्ट्रेनिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड को थोड़ा भी बढ़ा देते हैं, बहुत स्लाइटली भी चेंज कर देते हैं, तो मेरा प्रोसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। ऑपोजिट क्या होता है एक्सपेंशन का, कॉम्प्रेशन, तो कॉम्प्रेशन हो जाएगा। तो यही उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग restraining force infinitesimally, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में अगर हम रिस्ट्रेनिंग फोर्स को थोड़ा बढ़ा भी दें, बहुत कम बढ़ा दें, तो भी मेरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड हो जाएगा। देन फाइनल पॉइंट है, जो वर्क प्रोड्यूस्ड होता है वो मैक्सिमम होता है। वर्क प्रोड्यूस्ड इज मैक्सिमम, किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम होता है। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे वर्क प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम होगा, उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस आगे करेंगे जब हम डिफरेंट प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ये अकर होता है स्पॉन्टानियसली, मतलब ये होता ही रहता है, इसमें कुछ भी ऑपोजिंग फोर्स नहीं रहता, ये सिंगल डायरेक्शन में ही हो जाता है जो प्रोसेस, उसको बोलते हैं क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर हम चेंज को रिवर्स्ड भी करें, इफ चेंज इज रिवर्स, तो क्या होगा कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो हो रहा है वर्क, वो बैकवर्ड में नहीं होगा। इफ चेंज इज रिवर्स्ड देन वी गेट अनइक्वल amount of work in forward and backward direction, ठीक है। अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता तो हमें फॉरवर्ड में जितना वर्क मिलता, बैकवर्ड में आने से भी उतना अमाउंट ऑफ वर्क मिलता, सिर्फ क्या साइन चेंज होता,
पर उतना ही वार्क मिलता है। पर इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, फॉरवर्ड में जितना वार्क हुआ होगा उसको अगर हम रिवर्स भी कर दें तो भी हमें उतना वार्क नहीं मिलेगा, कुछ अलग ही वार्क मिलेगा। ठीक है, तो वार्क तो अनइक्वल हो गया, उसके साथ हीट ट्रांसफर इज ऑल्सो अनइक्वल। जो हीट ट्रांसफर होगा वो भी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, अनइक्वल होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है इरिवर्सिबल प्रोसेस का, ऑल द नेचुरल प्रोसेस। जितना भी नेचुरल प्रोसेस, हम जितना भी प्रोसेस देख रहे हैं दुनिया में जिसमें भी हीट एनर्जी का या वर्क डन का इन्वॉल्वमेंट है, सब प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस हम इमेजिन करते हैं, नहीं तो हम खुद बनाते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस जितना भी नेचुरल प्रोसेस है सब इरिवर्सिबल ही रहते हैं, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस क्या रहता है, स्पॉन्टानियस रहता है। ठीक है, तो लिख लीजिए। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। तो उसके बाद हम थोड़ा पढ़ लेते हैं किसके बारे में, ये जितना भी प्रोसेस था और एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ लिया। अभी हम पढ़ते हैं क्या, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो पहले हम क्या, कौन सा लॉ पढ़ेंगे, पहले हम सिर्फ जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ आज डिस्कस करेंगे। सेकेंड लॉ हम जब एंट्रोपी पढ़ेंगे तब हम सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी जो थर्ड लॉ है वो भी हम बाद में ही पढ़ेंगे। तो अभी हमें सिर्फ जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ के ऊपर क्या करना है, हमें ज्यादा फोकस करना है। तो पहले पढ़ेंगे हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, पकड़ लीजिए, मेरा एक सिस्टम ए है और एक बी है और एक सिस्टम सी है। अगर मेरा ए और सी के अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम हो, ये जो इक्विलिब्रियम है कौन सा इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम हो, एंड बी और सी के अंदर भी थर्मल इक्विलिब्रियम हो, तो ए और बी के भी अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। मतलब अगर ए के साथ सी का हो या बी के साथ सी का इक्विलिब्रियम हो, देन ए और बी के अंदर भी थर्मल इक्विलिब्रियम रहना चाहिए। इसीलिए इस लॉ का दूसरा नाम भी है लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बोल सकते हैं इफ टू सिस्टम्स A and B are in equilibrium with third system C, then A and B will also in must लिख लीजिए, must also be in thermal equilibrium with each other। ठीक है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसका सिर्फ हमें स्टेटमेंट ही जानना है कि क्या बोला है इसमें, और कुछ जानना नहीं है। मतलब ए और सी के अंदर अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है एंड ए बी एंड सी के अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम है, देन ए और बी जो है उनके अंदर भी क्या होगा, एक थर्मल इक्विलिब्रियम
एस्टेब्लिश हो पाएगा। ठीक है, देन आएंगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। तो उसका कुछ स्टेटमेंट है, मतलब 2-3 स्टेटमेंट है, मैं तीनों ही आपको लिखा दूंगा। तीनों का पर अगर आप कॉन्सेप्ट अगर सोचेंगे तो तीनों स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, पर डिफरेंट टाइप का लिखा रहता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का? सेकेंड, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला स्टेटमेंट है टोटल mass and energy of an isolated system remains constant। मतलब कोई अगर सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब क्या होता है, ना मास का सराउंडिंग के साथ ना मास का इंटरेक्शन रहता है, ना एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है, ना मास का ट्रांसफर होता है। देन क्या होगा, टोटल मास एंड एनर्जी उनका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देन सेकंड हम इसका स्टेटमेंट को बोल सकते हैं कि एनर्जी कैन बी नाइदर created or destroyed and it can only transform from क्या है, एनर्जी ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ना एनर्जी क्रिएट हो सकता है और डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ही हो सकता है। ठीक है, देन थर्ड है it is impossible to construct an engine or a motion engine which would produce work without consuming energy। मतलब क्या है, हम एक ऐसा इंजन बना ही नहीं सकते जो कि वर्क करे, मतलब कुछ उसका वर्क हो पर एनर्जी कंज्यूम ना हो। तो बोल रहा है ये सिंपली कि एनर्जी कंज्यूम होना चाहिए वर्क डन होने के लिए, मतलब वर्क होने के लिए एनर्जी कंज्यूम होना जरूरी है। ठीक है, तो ये तीन आप स्टेटमेंट लिख लीजिए। ठीक, सो हम इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैथमेटिकली क्या लिखते हैं,
मैथमेटिकली डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू लिखते हैं, जहाँ पे डी डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है, डी क्यू क्या है, हीट है, हीट इवॉल्व होगा, नहीं तो हीट क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा, मतलब हीट ट्रांसफर क्या हो रहा है, और डी यू क्या है, ये है इंटरनल एनर्जी, ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अच्छे तरह से देखिए, आइदर मेरा वर्क डन होगा, नहीं तो मेरा क्या होगा, हीट का चेंज होगा और हीट का ट्रांसफर होगा, हाँ या ना। तो du के साथ वो क्यों इक्वल हो रहा है, आप अच्छे तरह से याद रखना कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एक सिस्टम का, और एक सिस्टम का क्या होता है, उसका एक एनर्जी रहता है जो कि उसका मॉलिक्यूलर मोशन के लिए रहता है, मतलब ये एनर्जी ऑलरेडी सिस्टम में रहता ही है, इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी सिस्टम में उसके अंदर ही रहता है। तो जो एनर्जी है उसके अंदर वो आइदर क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है हीट के तौर पे, नहीं तो कन्वर्ट हो सकता है किस पे, वर्क में। इसीलिए इंटरनल एनर्जी का जो चेंज हो रहा है उसको हम डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू लिख रहे हैं, क्योंकि जो भी चेंज होगा इंटरनल एनर्जी में वो आइदर क्या वर्क के फॉर्म में होगा, नहीं तो वो हीट ट्रांसफर के वजह से होगा। ठीक है, तो मेरा एक अगर प्रोसेस है यहाँ पे ए से मेरा बी को जा रहा है, एक प्रोसेस ऐसा हो रहा है, तो मैं इस इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट करूं कि डी यू, ए एक स्टेट है और बी एक स्टेट है, इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू, ए एक स्टेट है बी एक स्टेट है, प्लस ए बी डी डब्ल्यू, ए बी डी डब्ल्यू। तो दैट इम्प्लाइज इसको मैं लिख सकता हूँ यू बी माइनस यू ए इक्वल टू, यू बी माइनस यू ए इक्वल टू, इसको मैं क्यू लिख देता हूँ और इसको डब्ल्यू लिख देता हूँ। मतलब ये टोटल प्रोसेस जब ए टू बी जाएगा, डब्ल्यू वर्क हो रहा है, और जो प्रोसेस है ए टू बी जब जा रहा है तो मेरा क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यू बी माइनस यू ए हो जाएगा डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो आपको बोला था जब डेल लिखते हैं जिसको, वो क्या रहता है, स्टेट फंक्शन रहता है, और आपको जानना भी चाहिए कि इंटरनल एनर्जी मेरा क्या रहता है, मेरा इंटरनल एनर्जी रहता है स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो अच्छे तरह से देखिए, डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो रहा है, तो मेरा क्यू और डब्ल्यू दोनों ही क्या है, पाथ फंक्शन है, हाँ ना, दोनों ही पाथ फंक्शन है। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं क्या, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, मतलब जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, पर ये मेरा डेल यू जो मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करने से मुझे जो चीज मिल रहा है डेल यू, वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। पर डिफरेंस देखिए, स्टेट फंक्शन है एंड क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, तो दो पाथ फंक्शन को मैंने ऐड किया है और मुझे क्या मिला है, एक स्टेट फंक्शन मिला है। यही मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मेरा जो वर्क डन है, मेरा जो वर्क डन है उसको हम जनरली क्या लिखते हैं आपको पता है, उसको हम जनरली लिखते हैं P माइनस डी वी। ठीक है, क्या लिखते हैं, P माइनस डी वी। तो मेरा जो वर्क डन है डी डब्ल्यू, उसको जनरली लिखते हैं माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। ये क्या होता है इसके बारे में भी आगे मैं बताने वाला हूँ। तो दैट इम्प्लाइज मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरा डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू क्या होता है,
डीवी होता है। पी एक्सटर्नल इंटू क्या होता है डीवी होता है। ठीक, तो वहां से मुझे क्या मिल गया, देखिए कि मैं अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम लूं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेता हूं तो मेरा dv क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो मेरा मिल जाएगा du इक्वल टू डी क्यू, और दोनों को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, दोनों को मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं, ए से बी अगर प्रोसेस रखा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मुझे मिलेगा क्या, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू। डेल्टा यू इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, क्यू एट कांस्टेंट क्या होगा, वॉल्यूम। तो मेरा चेंज इन फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस टाइप का हम कंडीशन यूज कर सकते हैं, पर पहले हम जान लेते हैं कि मेरा इंटरनल एनर्जी क्या होता है। तो ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, तो अभी जान लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी मेरा क्या होता है। तो हेडिंग दीजिए आप इंटरनल एनर्जी। एनर्जी उसको हम क्या लिखते हैं, कुछ जगह पे उसको U लिखा जाता है, कुछ जगह पे उसको E भी लिखा जाता है, दोनों में से जो भी लिखो सही है। तो इंटरनल एनर्जी U होता है एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए सिस्टम by virtue of its molecular constitution and molecular motion। मतलब सिंपली बोल सकते हैं कि एक जो सिस्टम है उसके अंदर उसका जो कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट रहेगा या उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा उसको लेके, या जो मॉलिक्यूल्स हैं एक सिस्टम में उनका मूवमेंट हो रहा होगा उनके ऊपर, और उनका जो मोशन हो रहा होगा उनके ऊपर डिपेंड करता है कौन, इंटरनल एनर्जी। तो उन सब के लिए मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन और मॉलिक्यूलर मोशन के लिए ही जो एनर्जी एक सिस्टम के पास ऑलरेडी रहता है उसको बोलते हैं उसका इंटरनल एनर्जी। इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, इंटरनल। इसलिए उसको बोल रहे हैं क्या, इंटरनल एनर्जी। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होगा इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। आया ना। तो मेरा जो टोटल इंटरनल एनर्जी है एक सिस्टम का वो क्या होगा, उसका जितना इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होगा और जितना इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगा उन दोनों का सम होगा, उन दोनों को मिला के हमें वो मिलेगा। ठीक है, तो ये जितना पॉसिबल एनर्जी होगा सबका एडिशन होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यू टी प्लस यू वी प्लस यू आर प्लस यू बी प्लस यू ई प्लस वी टी प्लस यू एन, ये सब हम लिख सकते हैं। ऐसा मैंने कुछ लिखा है, इससे भी ज़्यादा बहुत सारा आएगा। और एक यू जीरो भी लिख सकते हैं, यू जीरो इस टाइप का, आपका जितना भी मन हो। तो
यू टी रहता है क्या, ट्रांसलेशनल एनर्जी, मतलब जितना टाइप का एनर्जी है सबको मैंने लिख लिया है। यू भी रहता है क्या, वाइब्रेशनल एनर्जी, कुछ उनका वाइब्रेशन रहता है इसके लिए। यू आर रहता है क्या, रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। वैसे ही यू भी रहता है बॉन्ड एनर्जी, यू ई रहता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। भी टी है, इसको भी टी लिख लीजिए, एक भी टी मैंने दिया है। भी टी है इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी, मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन रहेगा, उसके लिए जो एनर्जी रहेगा वो है इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन एनर्जी। देन यू जीरो होगा मेरा जीरो पॉइंट एनर्जी, यू एन होगा क्या, न्यूक्लियर एनर्जी। ये न्यूक्लियस के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या एनर्जी होगा, रोटेशन, वाइब्रेशन, ट्रांसलेशन के लिए क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन रहेगा उसका एनर्जी क्या होगा, और एक जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होगा। इन जितने भी पॉसिबल टाइप के एनर्जी हैं, सब पॉसिबल टाइप के एनर्जी का सम होता है क्या, मेरा इंटरनल एनर्जी। तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो मेरा जो इंटरनल एनर्जी रहता है वो क्या होता है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है इंटरनल एनर्जी, क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। वो एक स्टेट फंक्शन भी होता है। सो इट हैज क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो इसका डिफरेंशियल भी क्या होगा, एग्जैक्ट ही होता है। ठीक है, स्टेट फंक्शन मतलब ये फाइनल और इनिशियल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है इसका चेंज, और ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी होता है। तो मेरा अगर ए से बी का एक प्रोसेस हो रहा है, ए से बी का अगर प्रोसेस हो रहा है, तो मैं अगर डी यू लिखूँ, मतलब चेंज लिखूँ, तो वो डी वी माइनस डी ए हो जाएगा। डेल्टा यू भी लिख सकते हैं चेंज के लिए, आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डेल यू लिखो या डेल्टा यू लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या होगा, यू बी माइनस यू, मतलब यू फाइनल माइनस यू क्या होगा, इनिशियल हम लिख सकते हैं इसे, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसीलिए ये क्या करेगा, यूलर्स थ्योरम को भी फॉलो करेगा, है ना। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये यूलर्स थ्योरम को भी फॉलो करेगा। ठीक है, एंड इसका जो साइक्लिक इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है, तो साइक्लिक इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। ये था मेरा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। इंटरनल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा मेरे को आइडिया मिला यहां से। देन हम और एक टर्म भी पढ़ेंगे, उसके ऊपर आते हैं, जो था मेरा वर्क डन।
मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा था, हीट ट्रांसफर तो आपको पता ही है। एक इंटरनल एनर्जी नया पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था, वर्क डन। तो वर्क डन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वर्क डन मतलब कुछ काम करना, कुछ काम करना। तो दो टाइप का वर्क डन रहते हैं, एक रहता है इरिवर्सिबल वर्क डन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस में रहता है, और एक रहता है क्या, रिवर्सिबल वर्क डन जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस में रहता है। तो इरिवर्सिबल वर्क डन को हम डायरेक्टली लिख देते हैं क्या, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, क्योंकि इरिवर्सिबल है उसका तो फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट को हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं, पर रिवर्सिबल के लिए हम चेंज इन वर्क डन ही सिर्फ लिखते हैं जो कि होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू DV। तो यहाँ पे हमें वर्क डन मिलने के लिए हम क्या करते हैं, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ W इक्वल टू होता है पी एक्सटर्नल इंटीग्रेशन ऑफ DV। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अगर मैं A से B स्टेट को जा रहा हूँ तो इंटीग्रेशन क्या करूँगा, A टू B, A टू B। तो डिफरेंस आपको पता चल गया। इसमें आपको इंटीग्रेशन करके रख देना है, पर यहाँ पे आप डायरेक्ट डेल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल डिफरेंस, इसके बारे में ज्यादा आगे डिस्कस भी करेंगे, आप उसका चिंता मत कीजिए, अभी सिर्फ आप जान लीजिए। तो आपको अगर कुछ रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल नहीं लिखा हो कोई भी क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला ही यूज कर देना। ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू VB माइनस VA, W का वैल्यू, ठीक। तो उसके बाद दो टाइप का वर्क होता है, एक एक्सपांशन के लिए होता है और एक कंप्रेशन के लिए होता है। तो एक्सपांशन क्या होता है और कंप्रेशन क्या होता है देख लीजिए। सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे इसका एक पिस्टन है, पकड़ लीजिए, ये एक पिस्टन है। एक्सपांशन मतलब क्या होता है, हम अगर नीचे से कोई एक फोर्स दें, नीचे से कोई एक फोर्स दें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा मेरा पिस्टन, ये यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो इसका क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है। तो पहले अगर इसका वॉल्यूम इतना था V1, पहले इसका वॉल्यूम अगर क्या था V1 था, तो वो क्या हो जा रहा है V2 हो रहा है, मतलब उसका एक्सपांशन हो रहा है। तो इसको A और B के टर्म्स में अगर हम लिख सकते हैं, 1 और 2 लिखा, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 लिख दूंगा, हाँ या ना। किसके लिए, एक्सपांशन के लिए। तो मेरा V2 ग्रेटर देन V1 है, हाँ या ना, क्योंकि V2 ऊपर एक्सपांड हो चुका है, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है, तो V2 ग्रेटर देन V1 है। तो दैट इंप्लाइज V2 माइनस V1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरा V2 माइनस V1 जो कि मेरा डेल V है, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरा जो W है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि P प्रेशर तो कभी नेगेटिव होता नहीं। तो ये वाला अगर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव साइन है, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो वर्क है ना, इसको ही बोलते हैं क्या, वर्क डन बाय द सिस्टम। कभी भी कंफ्यूज मत होना, वर्क डन बाय द सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि यहां पे पिस्टन ऊपर उठ रहा है, मतलब सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क हो रहा है और सिस्टम के द्वारा कुछ वर्क हो रहा है, हाँ या ना। सिस्टम कुछ वर्क कर रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। और वर्क किसके ऊपर हो रहा है, वर्क सराउंडिंग के ऊपर हो रहा है, इसलिए इसका और एक नाम है क्या, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग। तो आपने यही पढ़ा होगा कि वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव लेते हैं हम। क्यों नेगेटिव लेते हैं वो देखिए, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला ये है
और यहाँ पे डेल्टा भी मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जब एक्सपांशन होता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है एंड वर्क डन ऑन द सराउंडिंग होता है। समझ में आया? पर अगर अभी पकड़ लीजिए कंप्रेशन हुआ, यहाँ पे है ये वाला पिस्टन दिया है मैंने, तो कंप्रेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हमें ऊपर से कुछ फोर्स देना पड़ेगा। तो ये मेरा V1 है, ऊपर से कुछ फोर्स दिया तो मेरा पिस्टन यहाँ पे तक आ गया, जो मेरा V2 है वहां तक मेरा पिस्टन मूव किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से फोर्स किसके ऊपर पड़ रहा है, फोर्स सिस्टम के ऊपर पड़ रहा है, आया ना? तो मेरा जब कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन जब होगा तब मैं क्या बोलूंगा कि मेरा V2 जो है वो लेस देन V1 है, दैट इम्प्लाइज V2 माइनस V1 लेस देन 0। तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा V मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डेल्टा V अगर मेरा नेगेटिव होगा तो मेरा नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो वर्क हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, सिस्टम के ऊपर हो रहा है। तो इसको बोलेंगे क्या, वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्या बोलेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और ये कौन कर रहा है, सराउंडिंग कर रहा है। तो मैं बोलूंगा इसको और एक नाम दे सकता हूं, वर्क डन बाय द सराउंडिंग। ठीक है, वर्क डन बाय द क्या बोल सकता हूं, सराउंडिंग। तो ये क्या हो जाएगा, जब कंप्रेशन होगा, ये मेरा कंप्रेशन के लिए है, ये मेरा एक्सपांशन के लिए है। जब एक्सपांशन होगा तब क्या होगा, फोर्स किसके ऊपर लगेगा, नीचे से लगेगा, है ना? तो ये कौन दे रहा है, सिस्टम फोर्स दे रहा है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, बाय द सिस्टम हो जाएगा। और ये किसके ऊपर पड़ रहा है, सराउंडिंग के ऊपर, क्योंकि ये मेरा सिस्टम है, बाहर जो बच गया वो सराउंडिंग है। तो वर्क डन ऑन द सराउंडिंग होगा और वो नेगेटिव होता है। जब कंप्रेशन होगा तब ऊपर से फोर्स पड़ेगा। तो किसके ऊपर फोर्स पड़ रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम के ऊपर फोर्स पड़ रहा है। कौन फोर्स डाल रहा है, सराउंडिंग, इसलिए इसको वर्क डन बाय द सराउंडिंग भी बोलते हैं। और कंप्रेशन में क्या होगा, डेल्टा भी नेगेटिव होगा, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि अगर आपको क्वेश्चन में मांगा नहीं है कि वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन क्या ऑन द सिस्टम, कुछ भी नहीं मांगा है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली देखना है कि एक्सपांशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। अगर एक्सपांशन हुआ तो जो वर्क आपको मिलेगा वो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है एंड वर्क डन ऑन द सराउंडिंग होता है। वैसे ही जब कंप्रेशन होता है तब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है एंड वर्क डन बाय द सराउंडिंग होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कुछ कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। मैंने जैसा बताया, जो बताया, सिर्फ वही याद रखिए। ठीक है, तो बाकी का आपका जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्क है उसके बारे में हम आगे डिस्कस अच्छी तरह से करेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, ये सब है आपका। तो वैसे ही साइन कन्वेंशन जो है आपको एक मिल गया है, क्या क्या मिल गया, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो क्या करेंगे, उसको नेगेटिव करेंगे।
वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वर्क डन को क्या करेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, देन देखिए अगर हीट चेंज हो रहा है तो क्या होगा। अगर हीट टेकन बाय सिस्टम होगा, मतलब सिस्टम ने अगर कुछ हीट को ऑब्जर्व किया है तो टेकन बाय सिस्टम होगा, तो उसको हम क्या लेंगे, हीट चेंज को पॉजिटिव लेंगे। वैसे ही हीट गिवन बाय सिस्टम, मतलब अगर सिस्टम कुछ हीट रिलीज करेगा उसको बोलेंगे क्या, हीट गिवन बाय सिस्टम, मतलब वो सराउंडिंग को हीट दे रहा है। हीट गिवन बाय सिस्टम मतलब क्या है, सिस्टम अपना हीट सराउंडिंग को ट्रांसफर कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो ये 4 साइन कन्वेंशन ही आपको आगे काम आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी। और एक टर्म बहुत ज्यादा आता है आपके थर्मोडायनेमिक्स में, जो है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी को और एक नाम में भी बोलते हैं, जो है क्या, हीट कंटेंट। मतलब हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम को बोलते हैं क्या, एंथैल्पी, जिसको H करके हम डिनोट करते हैं। तो सिंपली उसको हम बोल सकते हैं थर्मल चेंजेस अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में कोई अगर हीट चेंज होगा और थर्मल चेंज होगा, हीट ट्रांसफर होगा, तो उसको बोलेंगे क्या, एंथैल्पी। तो मेरा जो एंथैल्पी H होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है, और मेरा जो DH होता है ना, उसका डिफरेंशियल वो क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। एंड वो फॉलो किसको करता है, यूलर्स थ्योरम को, यूलर्स थ्योरम। ठीक है, तो हम सिंपली एंथैल्पी को लिखते हैं H इक्वल टू U प्लस PV। क्या लिखते हैं, H इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस PV। तो इसको अगर मैं डिफरेंशियल करूं तो लिख सकता हूं DH इक्वल टू DU प्लस D ऑफ PV। तो D ऑफ PV को हम क्या लिख सकते हैं, PdV प्लस VdPV लिख सकते हैं, PdV प्लस VdPV लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा मेरा, DH इक्वल टू, पहले लिख देते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर DP इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मेरा ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दैट इंप्लाइज मैं लिख सकता हूं DH इक्वल टू DU प्लस PdV, DU प्लस PdV। ठीक है, तो उसको अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, अगर 2 स्टेट है तो इंटीग्रेशन करें तो क्या करेंगे, H1 से H2 इनिशियल और फाइनल स्टेट, इसका कर देंगे U1 से U2 DU प्लस इसका कर देंगे क्या, PdV V1 से V2। तो मेरा P तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे DU U1 U2 प्लस P इंटू DV V1 V2। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं।
तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो वहां से अगर इंटीग्रेशन कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इंप्लाइज डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। आया ना, ये मुझे एक्सप्रेशन मिल गया। उसके बाद आपको पता है, उसके बाद आपको पता है कि मैं W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा भी लिखता था। P एक्सटर्नल लिखोगे चलेगा, उसको डायरेक्ट मैंने P लिख दिया, वो भी चलेगा, प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर ही होता है। तो इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल यू माइनस डब्ल्यू। तो डेल एच इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल यू माइनस डब्ल्यू, डेल यू माइनस डब्ल्यू। उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट लॉ क्या होता है, तो फर्स्ट लॉ से होता है हमारा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो दैट इम्प्लाइज मेरा डेल्टा एच इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसल आउट हो गया, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, क्यू। और ये कंडीशन क्या दिया था, पहले से दिया है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर को हम एंथैल्पी बोल सकते हैं। तो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर को हम एंथैल्पी बोल सकते हैं। सिमिलरली अभी इंटरनल एनर्जी का भी देखिए, एक अच्छा चीज देखिए कि इंटरनल एनर्जी, ये एक एक्स्ट्रा बता रहा हूं, डेल यू इक्वल टू क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू है ना, नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू माइनस पी डेल्टा वी। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, डेल्टा वी इक्वल टू 0, तो दैट इम्प्लाइज डेल्टा यू इक्वल टू क्यू एट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वी हो जाएगा। तो वही हीट चेंज अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में हो तो उसको हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, पर वही जो हीट चेंज है वो अगर कांस्टेंट प्रेशर में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं। तो हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड internal energy, change in internal energy, and heat change at constant pressure is called change in enthalpy। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको आगे काम आएगा, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, देन देखिए, अगर हमें पता है कि एट ए गिवन प्रेशर, एट ए कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर को बोल सकते हैं, एट ए गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर PV1 इक्वल टू N1 RT, N1 RT। वैसे ही बोल सकते हैं PV2 इक्वल टू N2 RT, है ना, N2 RT। तो दैट इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ PV2 माइनस PV1 इक्वल टू N2 RT माइनस N1 RT। तो P को कॉमन ले लिया, तो PV2 माइनस V1 इक्वल टू N2 माइनस N1 RT। तो इसको लिख सकता हूँ P डेल्टा V इक्वल टू, ये जो N2 माइनस N1 है उसको लिखते हैं डेल NG RT। तो मेरा डेल NG इक्वल टू होता है N2 माइनस N1। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है क्या A से B, ये मेरा N1 है, ये मेरा N2 है, तो मैं बोल सकता हूँ N2 को कि मोल्स ऑफ
gaseous products minus moles of gaseous reactants। ठीक है, गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट को ही लेते हैं, मतलब गैसियस अगर होंगे तो ही हम लेंगे इनको। तो मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो माइनस मुझे पी डेल वी का वैल्यू मिल गया कितना, डेल एन जी आर टी। तो मेरा डेल्टा एच इक्वल टू क्या था, डेल्टा यू प्लस पी डेल वी था ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी, डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, यहां से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, मैं करवा भी दूंगा। जो क्वेश्चन आता है वो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि मेरा अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो क्या होगा, डेल्टा एच अगर नेगेटिव क्या हो तो क्या होगा। तो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होगा तो मेरा प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। और अगर नेगेटिव होगा तो मेरा प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, और एक चीज आपको जो बोला था डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी में, कि डेल एन जी क्या होता था, गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो अगर मेरा रिएक्शन ना हो कि एक प्रोसेस हो जहाँ पे मेरा स्टेट 1 से स्टेट 2 को क्या हो रहा है, कन्वर्सन हो रहा है, एक प्रोसेस हो रहा है, तो मैं डेल एन जी को ये भी लिख सकता हूं कि मोल्स ऑफ गैस और मोल्स ऑफ गैस इन फाइनल स्टेट, ऐसे भी बोल सकता हूं अगर केमिकल रिएक्शन ना हो तो, और मोल्स ऑफ गैस इन इनिशियल स्टेट, ये भी बोल सकता हूँ। एक बता दिया आपको कि ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर दो स्टेट के अंदर हो तो फाइनल माइनस इनिशियल, जो मोल्स हैं गैसियस मोल्स, वही हो जाएगा डेल एन जी। ठीक है, इसको इरेज कर लो। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, इसको बेस करके क्वेश्चन है कि फॉर कॉम्बसन ऑफ 1 मोल ऑफ liquid benzene at 25 degrees Celsius, the heat of reaction at constant pressure is given by, तो रिएक्शन लिख दिया है, लिक्विड प्लस 15/2 O2 गैस 6 CO2 गैस प्लस 3H2
लिखो और कॉमा देके लिख दिया है डेल्टा एच इक्वल टू -780,980 कैलोरी, -780,980 कैलोरी। देन दिया है कि व्हाट वुड बी heat of reaction at constant volume। ये ऑप्शन दिया है -78 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन दिया है 78 किलो कैलोरी, सी ऑप्शन दिया है -580 किलो कैलोरी और डी ऑप्शन दिया है 580 किलो कैलोरी। तो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए। तो मुझे क्या मांगा है, मुझे क्वेश्चन में दिया है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब हीट चेंज है एट कांस्टेंट प्रेशर, वो क्या वो है, मतलब क्या है वो डेल्टा एच। वैसे ही हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो क्या है मेरा डेल्टा यू। आपको बोला था कांस्टेंट वॉल्यूम में डेल्टा यू होता है, कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है डेल्टा एच होता है। तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मेरा डेल्टा एच दे दिया है, मुझे डेल्टा यू मांगा है। तो मेरा डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी, मैंने बोला था, आया ना। तो दैट इम्प्लाइज मेरा डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच माइनस डेल एन जी आर टी। तो डेल एन जी क्या है वो निकालना है। तो डेल एन जी था क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में गैस कौन है, ये है, रिएक्टेंट में गैस कौन है, ये है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, तो 6 माइनस ये कितना हो गया 7.5 माइनस 1.5। तो मेरा डेल एन जी क्या हो गया -1.5। उसके बाद मेरा डेल एच तो गिवन है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। मेरा आर का वैल्यू क्या लूंगा, कैलोरी में है तो आर क्या होगा 2। आप 1.987 भी ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये एमएसक्यू, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो मैं 2 भी लूंगा तो मेरा ऑप्शन के हिसाब से आंसर मुझे मिल जाएगा। पर अगर नॉट सेक्शन क्वेश्चन हो, मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप अगर क्वेश्चन हो, तो 1.987 ही लेना है। कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टी क्या है 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो 25 प्लस क्या होगा 273 इक्वल टू कितना हो रहा है 290 केल्विन हो रहा है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, -780,980 माइनस ऑफ 1.5 इंटू 2 इंटू 298। तो इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो मेरा आंसर आ रहा है -780,086 कैलोरी, -780,086 कैलोरी। तो इसको मैं अगर किलो कैलोरी में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा -780.086 किलो कैलोरी, जो कि मेरा नियरली इक्वल टू कितना हो रहा है, नियरली इक्वल टू -780 किलो कैलोरी में लिख सकता हूँ, -780 किलो कैलोरी में लिख सकता हूँ। और ये मेरा कौन सा ऑप्शन दिया था, ये मेरा ए ऑप्शन दिया था। तो मेरा आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सॉल्यूशन को। बहुत इजी क्वेश्चन है,
और इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है आपके एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि when 1 mole of ice melts at constant pressure of 1 atm at 0 degree Celsius, 1440 calories of heat is absorbed. Heat is absorbed. ठीक है, absorbed by the system. By the system. The molar volumes of ice and water are 0.0196 and 0.0180 liter respectively. Then calculate del H and del U in, क्वेश्चन में दिया है इन कैलोरीज, क्वेश्चन में दिया है किस में कैलकुलेट करना है, इन कैलोरीज में कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन में एक चीज दे दिया है कि प्रेशर तो मेरा कांस्टेंट है, क्या दिया है, कांस्टेंट प्रेशर दिया है, आया ना, प्रेशर क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है। तो मेरा जो हीट ऑब्जर्व हो रहा है वो तो कांस्टेंट प्रेशर में ही हो रहा है ना, तो मेरा डेल्टा एच क्या हो जाएगा, क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट ऑब्जर्व कितना बोल रहा है कांस्टेंट प्रेशर में, 1440 कैलोरी, मतलब डेल्टा एच तो मुझे डायरेक्ट ही मिल गया, डेल्टा एच तो मुझे डायरेक्ट ही मिल गया। उसके बाद देखिए एक चीज कि मेरा मोलर वॉल्यूम दे दिया है, मेरा मोलर वॉल्यूम दे दिया है लीटर में, और प्रेशर दिया है किसमें, एटीएम में। तो मैं जब फॉर्मूला यूज करूंगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, तो मेरा प्रॉब्लम आएगा कि मेरा डेल्टा एच कैलोरी में रहेगा, जिसके लिए मेरा क्या होगा, ये सैटिस्फाई नहीं हो पाएगा, मतलब मैं ठीक से मैं यूज कर नहीं पाऊंगा आर का वैल्यू, और मैं ठीक से किसका वैल्यू यूज नहीं कर पाऊंगा, मेरा जो पी डेल्टा भी है उसका वैल्यू कैलोरी में नहीं आएगा। तो सिंपल सा बात है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट डिफरेंट हो, तो हर वक्त क्या करना, सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देना। पहला स्टेप है सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देना। मतलब हम सिंपली क्या करेंगे कि ये डेल्टा एच को भी पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। आप सबको पता है 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है, 4.18 जूल,
और 4.2 भी लिखते हैं 4.18 जूल। तो कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा उसको 1440 इंटू 4.18 इक्वल टू कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए 6019.2 जूल हो गया। ये तो मुझे पहले आंसर मिल ही गया डेल एच कैलोरी में, पर जूल में अगर हमें करना है तो ये जूल मिल गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मेरा प्रेशर दिया है 1 atm, इसको मुझे क्या करना है, जूल में अगर लाना है तो इसको मुझे पास्कल में कन्वर्ट करना है। तो पास्कल में क्या होगा 101325 पास्कल, 101325 पास्कल, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम मेरा दिया है क्या में, लीटर में, तो मेरा वॉल्यूम कितना कितना दिया है, एक दिया है 0.0196, दूसरा दिया है 0.0180, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आइस कितना दिया है 0.0196 लीटर, तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.0196 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या दिया है 0.0180 लीटर, कन्वर्ट कर दिया तो 0.0180 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो सबको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो मेरा प्रोसेस में क्या दे रहा है कि आइस मेल्ट हो रहा है वाटर को, हाँ या ना। इसको इरेज कर रहा हूं ऊपर का क्वेश्चन को, सब तो लिख दिया है मैंने। तो मेरा आइस क्या हो रहा है, वाटर बन रहा है। तो मेरा डेल्टा भी इक्वल टू मैं लिख सकता हूं V ऑफ क्या होगा वाटर माइनस V ऑफ क्या होगा आइस। तो V ऑफ वाटर कितना है 0.080 इंटू 10⁻³ माइनस 0.0196 इंटू 10⁻³, हाँ या ना, ये हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब। आप लोग कैलकुलेट खुद कर लीजिए, हो जाएगा, बहुत इजी है, बहुत 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 इजी आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब, ठीक है। तो मुझे डेल्टा भी मिल गया। तो वहां से मेरा P डेल्टा भी कितना हो गया, मेरा P डेल्टा भी कितना हो गया 101325 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब, आया ना। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है -0.16212 जूल, 0.16212 जूल, क्योंकि पास्कल मीटर क्यूब क्या होता है जूल होता है। तो हो गया। तो मेरा डेल्टा एच का वैल्यू वहां पे लिखा है, तो इसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूं। अब देखिए यहां तक लिख लीजिए, यहां तक मिल गया। तो अभी आपको पता है कि डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है डेल यू प्लस पी डेल वी। तो दैट इंप्लाइज क्या होगा डेल यू इक्वल टू होगा डेल एच माइनस पी डेल वी। डेल यू जो होता है वो ही तो जो हीट ऑब्जर्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है ना। तो डेल एच की जगह क्या, डेल एच का वैल्यू पुट कीजिए। डेल एच का वैल्यू कितना था 6019.2 ये था ना कि 6091 था, 6019.2 माइनस ऑफ
0.16212, तो ये हो गया 6019.2 प्लस 0.16212। तो इनको मिला दिया तो मेरा आंसर आ गया 6019.3612 जूल, 36212 जूल। अभी इसको मुझे क्या करना है, कैलोरी में कन्वर्ट करना है। इसको मुझे क्या करना है, कैलोरी में कन्वर्ट करना है। तो दैट इम्प्लाइज डेल्टा यू इक्वल टू क्या करें, जूल को डिवाइड कर दें तो कैलोरी हो जाएगा। तो 6019.36212 डिवाइडेड बाय 4.18 इक्वल टू आया 1440.03885 कैलोरी। 1440.03885 कैलोरी। तो इसको आपको जिस हिसाब से राउंड अप करके मांगा होगा ऑप्शन, आप उस हिसाब से आंसर दोगे। तो मुझे अगर मांगा है कि नियरेस्ट होल नंबर पे मुझे राउंड ऑफ करना है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1440 कैलोरी, 1440 कैलोरी। तो मेरा डेल्टा यू का मुझे वैल्यू मिल गया। तो जब प्रेशर और वॉल्यूम में कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिया हो तो आपको क्या करना है, हर वक्त सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देना है, और लास्ट में आपको जो आंसर मिलेगा उसको आपको रिवर्स कन्वर्जन कर देना है, जो सुइटेबल यूनिट आपको आंसर में मांगा है उसमें। तो आज का क्लास हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आज हमने दो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ पढ़ लिया, जैसे जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ से आपका ये सब क्वेश्चन आता है, मैंने आपको करवा दिया है। और जो जो टर्म्स आपको चाहिए, जानना चाहिए, जब आप कोई थर्मोडायनेमिक्स पढ़ता है तो जो जो टर्म्स के साथ उसको फेमिलियर होना चाहिए, उसके बारे में भी आज मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। और आज आपको वर्क डन का भी जो साइन कन्वेंशन है वो भी पूरा अच्छे से बताया है। इसको अच्छे तरह से आप देख लीजिए। जो भी आप पढ़े थे उसको स्किप कीजिए, मतलब जो बताया हूँ मैं उसमें स्टिक करेंगे तो कभी भी आपका वर्क डन का साइन कन्वेंशन में गलती नहीं होगा, क्योंकि बहुत बच्चों का साइन कन्वेंशन ही गलत होता है वर्क डन में। पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया या नेगेटिव को अगर पॉजिटिव कर दिया तो आंसर पूरी ही गलत आ जाता है। ठीक है, तो उसको कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा एप्लीकेशन पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ का, जिसमें हम हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। और हीट कैपेसिटी जो सीपी और सीबी है उनके अंदर क्या क्या रिलेशनशिप है, आपको मैंने सिलेबस में लिखा था ना बहुत सारे रिलेशनशिप, वो सब रिलेशनशिप का क्या क्या है और उनका डेरिवेशन हम करेंगे। क्योंकि वो जो डेरिवेशन है ना, वो उसका जो फाइनल जो आपका आंसर है वो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाता है, और उसको बेस करके प्रॉब्लम्स भी आपके एग्जाम में आता है। तो आज का क्लास हम यहाँ पे ही रखते हैं। अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए।